चलिए आज 8वीं में हम विषय देखेंगे भूगोल। ठीक है, भूगोल का अध्याय 4 जिसमें हेडिंग दिया गया है कृषि। कृषि अर्थात खेती किसानी। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और पुस्तक को पढ़िएगा। पुस्तक पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको, एक बुजुर्ग हैं और 2-3 बच्चे आपस में कुछ उनसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन हैं। ठीक है, गुरप्रीत, मधु और टीना इन बच्चों का नाम है। एक गांव से गुजर रहे थे, वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। ठीक है, किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। जुताई मतलब खेतों की मिट्टी को ऊपर नीचे करना, उसे जुताई कहा जाता है, जिससे कि जो खराब चीजें होंगी वे सूख कर नष्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद किसान क्या करता है, उसमें गेहूं के बीज डाल देता है खेत में, उसे बोलते हैं बुआई। ठीक है, तो किसान ने क्या बताया उनको, टीना, मधु और गुरप्रीत को, कि वह जुताई कर रहा है और खेत में गेहूं की बुआई करने जा रहा है। और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला गया है। मिट्टी को, मृदा मतलब मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ मतलब ज्यादा फसल लेने के लिए खाद डाला है। मतलब भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ दवाइयां खेत में डाली है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। मंडी मतलब होता है बाजार। ठीक है, जहां पर अनाज को बेचा जाता है किसान के द्वारा, उसे कृषि मंडी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मंडी पर मुझे अगर ज्यादा गेहूं मिलता है तो वह अच्छी कीमत पे मैं उसे मंडी पर बेच सकूंगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके खाने कारखाने में, किसान क्या बोलता है, गेहूं को क्या किया जाएगा, उसे आटे में परिवर्तित कर कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। इस प्रकार से किसान उन बच्चों को बताता है। ठीक है, अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण के 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, परिष्कृत मतलब कहा जाता है पौधे से जो काम की चीजें न हो उसे अलग करके, उत्पाद तक मतलब उपयोगी सामान तक, उपयोगी खाद्य पदार्थ तक के रूपांतरण मतलब उनमें परिवर्तन, लगातार कुछ चरणों में परिवर्तन होता है। उसके 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार उसे आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है। ठीक है, आर्थिक क्रिया मतलब उन सभी चीजों का कुछ न कुछ पैसे मिल जाते हैं। जो गेहूं से अलग अलग चीजें बनती हैं, अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। यह 3 चरणों में है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। उत्पादन मतलब सामान का
अधिक से अधिक भूमि से ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ लेना। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। निष्कर्षण मतलब उसको अलग अलग करके अलग अलग हिसाब से उपयोग में लाना। ठीक है, इसके अच्छे उदाहरण हैं कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। कृषि मतलब खेती किसानी, मत्स्यन मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, और संग्रहण मतलब होता है इसे इकट्ठा करके रखना। संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, एक प्रकार से इसको प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, कृषि, मत्स्यन और संग्रहण जो है उसकी प्राथमिक क्रिया है, मतलब शुरुआत की क्रिया है। द्वितीय क्रिया मतलब दूसरा कार्य, उसके बाद का जो चरण है उसे कहा गया है द्वितीय क्रियाएं। संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, मतलब हमने जो भी फसल ली है, जो भी कार्य किया है, उसको अलग अलग रूप से छांटना या साफ चीजों को अलग करना या उसको बनाने की विधि। ठीक है, प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, इस्पात विनिर्माण मतलब इस्पात मतलब होता है लोहा। ठीक है, विनिर्माण मतलब होता है उसका पुनर्निर्माण, लोहे का पुनर्निर्माण। जैसे कि आप सामान्य भाषा में इसको समझ सकते हैं कि आप लोग के मोहल्ले में, ठीक है, कबाड़ी आता है, लोहे टीनों के सामान को ले जाता है और खराब सामान को कम दामों में ले जाता है और उससे जाके कबाड़ी के पास दे देता है। वह कबाड़ी क्या करता है, उस लोहे टीनों के सामान को फैक्ट्री में भिजवा देता है। तो फैक्ट्री वाला क्या करता है, उसे गलाकर पुनः कोई नई चीज बनाता है, कोई नया सामान बनाता है, तो उसे इस्पात विनिर्माण कहते हैं। मतलब लोहे को गलाकर पुनः हमारे लिए कोई दूसरी उपयोगी चीज को बनाना, ये द्वितीय क्रिया में है। ठीक है, डबल रोटी पकाना, ये भी द्वितीय क्रिया में है। ठीक है, कृषि से गेहूं निकला, गेहूं से फिर वो कारखाने में गया तो फिर वो डबल रोटी या बिस्किट बन गया, है ना। और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, कपड़ा बुनना, जैसे खेती किसानी से कपास आ गई, कपास को कहाँ ले गया, इकट्ठा करके कारखाने में ले गए। कारखाने में ले जाने के बाद उसके रेशे को अलग अलग करके क्या बनाया गया, कपड़ा बनाया गया। ठीक है, ये द्वितीय क्रिया है, मतलब दूसरा चरण है। तीसरी क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। अब तीसरी क्रिया या तीसरा चरण क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना। वो क्या है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्राथमिक और द्वितीय चरण को अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उसे तृतीयक क्रिया कहा जाता है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। इस प्रकार से कोई भी सामान की सेवा हम तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ठीक है, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। कृषि में, कृषि के साथ कार्य में
संलग्न है, मतलब जुड़े हुए हैं। विश्व के कितने प्रतिशत? 50% लोग, ध्यान रखिएगा। भारत में 2/3 जनसंख्या, पहले विश्व की बात की हमने, अब भारत की बात कर रहे हैं, तो 2/3 मतलब आधे से ज्यादा जनसंख्या अब तक कृषि कार्य पर ही निर्भर है। ये कौन बता रहा है? किसान और हमारा ये अध्याय। ठीक है, अब देखिए शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? कृषि की शब्द की उत्पत्ति अर्थात कृषि शब्द कहां से निकला है? ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति। कृषि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर। लैटिन शब्दों में एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा। क्या अर्थ है? मृदा। एगर या एग्री का अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई। कल्चर मतलब कृषि करने से हुई, कल्चर का अर्थ होता है, अर्थात मृदा का संबंध कृषि करने से होता है, इसलिए उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में अनुकूल स्थलाकृतियां। कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृतियां मतलब भूमि की आकृति। स्थल मतलब होता है भूमि, और उसमें जुड़ा हुआ है शब्द आकृति, भूमि की आकृति जो कृषि के लिए अनुकूल हो। मृदा मतलब मिट्टी, और जलवायु अर्थात मौसम का उतार चढ़ाव कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। इसी पर पूरी कृषि निर्भर रहती है। जिस भूमि में फसलें उगाई जाती हैं, जिस भूमि में फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। ठीक है, हम आपको आगे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कृषि होती है विश्व में। ठीक है, वो 4.1 चित्र में है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है, अर्थात एक केंद्र में स्थित है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। उपयुक्त कारक मतलब सही मायने में वहाँ के जो तत्व हैं, वहाँ के जो घटक हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्थलाकृतियाँ, मिट्टी और जलवायु, है ना, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर अच्छी स्थिति में हैं, जहाँ पर फसलें बहुत अच्छी उगती हैं, ऐसी जगह पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे पूरे विश्व में भूमि कौन सी है? कृषिगत भूमि, अर्थात वहां पर कृषि पूर्णतः कृषि की जाती है। ठीक है, तो चलिए चित्र को हम देखेंगे, आप भी पुस्तक में देखिएगा। देखिए इस प्रकार से बता रहा है इस नक्शे में। ये विश्व का नक्शा है। किसका है? विश्व का। और यहाँ पर देखिए क्या इशारा कर रहा है नक्शा। ग्रीन कलर में जो स्थान दिख रहा है वो कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, कृषिगत भूमि मतलब जहां जहां आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, देखिए पूरे विश्व का नक्शा दिख रहा है। अरब सागर है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर है ना, और अंटार्कटिक महासागर है। तो जहां जहां पर आपको ग्रीन दिख रहा है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा है ना, तो जहां जहां पर आपको ग्रीन दिख रहा है वो स्थान क्या बता रहा है नक्शा? कृषिगत भूमि है। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से की जाती है। और आप गहराई से देखेंगे तो ये हमारा भारत है। ठीक है, दिख रहा है भारत, छोटा सा उसके बगल में श्रीलंका है। ठीक है, तो हमारा भारत देश में तीनों तरफ से पानी है और ऊपर में चीन नामक देश है, वो पूरा ग्रीन में है। अर्थात पूरे भारतवर्ष में खेती जो है वो कृषिगत है, मतलब
खेती के लिए जलवायु बढ़िया है भारत की। ठीक है, यहाँ पर मौसम परिवर्तन के साथ साथ फसलें अलग अलग मौसम में ली जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि कृषि की क्रियाएं कितने प्रकार की हैं। प्राथमिक कृषि में क्या आता है, प्राथमिक क्रिया में कृषि आती है। ठीक है, तो हम आपको आगे फिर इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।